हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। तो इस प्रकार हमने फिजिक्स के कई टॉपिकों के बारे में पहले ही बात कर ली है। जो हमारी सीरीज चल रही है शॉर्ट नोट सीरीज, जिसके अंदर हम कम टाइम के अंदर अधिक रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है वो 12th PCM के स्टूडेंट्स और 12th पास आउट PCM बेस पे जो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का जो सिलेबस होता है उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, जिसके अंदर बोर कल्पना, स्पेक्ट्रम, श्रेणियां, फोटोन, इस प्रकार के कई कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो आज सबसे पहले आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसमें जो छोटे छोटे जो बेसिक बातें होती है उन सभी को अपने को पता है, तो इसमें बार बार हम टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो मैं सीधा चलता हूँ फोटोन की ऊर्जा के बारे में। तो फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू एच न्यू। और न्यू क्या होता है? ये न्यू का फॉर्मूला है C इक्वल टू लेमडा, C अपॉन लेमडा होता है ये न्यू का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो आइंस्टीन की जो समीकरण है ऊर्जा समीकरण E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ये E का मान भी एम सी स्क्वेयर है और यहाँ से E का मान एच न्यू है। अगर इन दोनों के E को मान को बराबर रखा जाए तो यहाँ से एच न्यू की जगह मैंने सी लेमडा रखा तो एच सी लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा का मान आ जाएगा एच अपॉन एम सी। यहाँ से एम सी देखिए, एम तो है द्रव्यमान और सी है प्रकाश वेग, तो यानी एम और अगर वेग का गुणा किया जाए तो ये क्या बनता है? संवेग बनता है। इसका मतलब एच अपॉन ये एम सी ये संवेग है, तो लेमडा का फॉर्मूला हो जाएगा एच लेमडा इक्वल टू एच अपॉन संवेग को लिख दिया पी। अगर यहाँ से लेमडा का जो एच नियतांक घटाते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा? लेमडा समानुपाती पी, यानी लेमडा है वो संवेग के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार जो लेमडा का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से दोनों समीकरणों की तुलना करके हम यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है, इसके बाद आता है कि फोटोन की संख्या। अगर हमें फोटोन की संख्या निकालने के लिए पूछ ली जाए फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फोटोन की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है P अपॉन E। अब इसमें P क्या है? P होती है शक्ति और E होती है उत्सर्जित ऊर्जा। तो यहाँ से उत्सर्जित शक्ति के अंदर उत्सर्जित ऊर्जा का अगर डिवाइड कर दिया जाए, अनुपात निकाला जाए, तो यहाँ से फोटोनों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है अब हम बात करते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण के बारे में। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण का क्या अर्थ होता है कि जब किसी प्रकाश में फोटोनों के रूप में जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो उसमें से फोटोनों के रूप में जो ऊर्जा है उस सतह पे आपतित होती है, उसमें से उस ऊर्जा के में कुछ ऊर्जा का जो कुछ हिस्सा होता है वो उसमें इलेक्ट्रॉनों को उस वहाँ से आज़ाद करने में, वहाँ से निकालने में खर्च हो जाती है, और जो बाकी जो बची हुई ऊर्जा है वो उनसे जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त कर लेती है। कहने का मतलब है कि अगर किसी प्रकाश के रूप में जो ऊर्जा दी जाती है उसमें से कुछ ऊर्जा का हिस्सा तो उस इलेक्ट्रॉनों को वहाँ से निकालने में खर्च हो जाता है, बंधन ऊर्जा को तोड़ने में खर्च हो जाता है, और बाकी जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में उन्हें मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण। ठीक है, तो अब जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू है कार्यफलन। इसका जो फॉर्मूला होता है एच म्यू जीरो होती है। म्यू जीरो क्या होता है? ये देहली आवृत्ति होती है, यानी वो मिनिमम आवृत्ति जिस आवृत्ति का प्रकाश उस पर डालने से वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलते हैं, तो उसमें से निकलने में जो खर्च हुई ऊर्जा है वो क्या होती है? डब्ल्यू जीरो होती है। अब यहाँ से किसी प्रकाश दिया जाता है उसमें डब्ल्यू ऊर्जा तो खर्च होगी, तो बाकी ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा के रूप में सेव हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से एच कॉमन लिया जाता है तो 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू एच ब्रैकेट म्यू माइनस म्यू जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं द्रव का तरंग दैर्ध्य गतिज ऊर्जा और समय के बीच में जो संबंध है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले E इक्वल टू एम वी स्क्वेयर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से E इक्वल टू एम वी स्क्वेयर का फॉर्मूला है। देखिए E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, अगर ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, अगर इसमें मैं अगर दोनों तरफ m का गुणा कर दूं उसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो फाइनली जो संवेग के रूप में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा P इक्वल टू √2mE। ये बनेगा संवेग का फॉर्मूला। अब हम जानते हैं कि संवेग के बीच में और लेमडा के बीच में तो संबंध जो हमने अभी ऊपर कंप्लीट किया था, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ से P का मान मैं इस फॉर्मूले में लेमडा वाले फॉर्मूले में रख देता हूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा? लेमडा इक्वल टू एच √2√mE। ये बन गया लेमडा का फॉर्मूला गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से लेमडा का फॉर्मूला हम किसी भी कण की गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान को मान याद करके हम किसी भी कण का तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे नीचे इलेक्ट्रॉनों का समान तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, फिर फोटोनों का, प्रोटॉन का, इस प्रकार कई कणों का हमें तरंग दैर्ध्य निकाला हुआ है। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनों के समान तरंग दैर्ध्य। तो इसी फॉर्मूले से लेमडा ई इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 12.27 √v एंगस्ट्रॉम। ये होता है लेमडा का तरंग दैर्ध्य। अब यहाँ से v क्या है? इलेक्ट्रॉनों का वेग है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटोनों के समान तरंग दैर्ध्य। तो प्रोटोनों का समान तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है लेमडा p इक्वल टू 0.101 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। ये होता है प्रोटोनों का तरंग दैर्ध्य। इसके बाद आता है अल्फा कण। अल्फा कणों का फॉर्मूला होता है लेमडा अल्फा इक्वल टू 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, अल्फा कणों के तरंग दैर्ध्य। इसी फॉर्मूले के बेस पे तीनों के तरंग दैर्ध्य। इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखें, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन का लेमडा होता है तरंग दैर्ध्य होता है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। प्रोटोन का होता है 0.101 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम, और अल्फा कणों का होता है 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। ये होता है अल्फा कणों का। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बोर की कल्पनाओं के बारे में। तो बोर की हम द्वितीय परिकल्पना की पहले बात करते हैं। तो बोर की जो द्वितीय परिकल्पना होती है वो क्या होती है मैं बता देता हूँ थ्योरेटिकल आपको बोलकर, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका जो कोणीय संवेग है, तो ये देखिए कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। जो कोणीय संवेग होता है वो हमेशा h/2π, यानी h/2π का क्या होता है? गुणज होता है, यानी mv स्क्वायर है वो हमेशा इसके बराबर होगा। ये होता है बोर की द्वितीय परिकल्पना। इसी हमने द्वितीय परिकल्पना का यूज करते हुए अगर हम यहाँ से इसमें mv
वी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एम वी को उठा के इधर ले आएंगे और पाई को उठा के इधर ले आएंगे, तो यहाँ से देखिए 2πr बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा NH में एम वी। अब एम वी हम जानते हैं संवेग होता है, तो यहाँ पर बन जाएगा NH/p और H/p को हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा। तो इस प्रकार से इसी का यूज करते हुए इसको बना दिया गया 2πr = n लैम्डा। ये होता है बोर की द्वितीय परिकल्पना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं बोर की सारी तीनों परिकल्पनाओं के बारे में। तो पहली परिकल्पना क्या होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा संतुलित रहते हैं। यानी कोई जो नाभिक के बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ क्यों नहीं गिरता, तो इसका रीजन ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है ना, उस आकर्षण को संतुलित करने के लिए केंद्र की विपरीत दिशा में अभिकेंद्रीय बल लगता है। वो अभिकेंद्रीय बल उस दोनों के आकर्षण बलों के द्वारा संतुलित रहता है। इस वजह से नाभिक इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से MVN ये होता है अभिकेंद्रीय बल और ये है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल। इन दोनों का मान बराबर होगा, दोनों संतुलित रहेंगे और इलेक्ट्रॉन नाभिक के लगातार चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। MVN²/Rn = KZe × ERn²। ये आकर्षण बल होता है जो हमने पहले विद्युत क्षेत्र के अंदर गुरुत्वाकर्षण के अंदर इस प्रकार हमने आगे पढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं बोर की द्वितीय परिकल्पना पे। तो द्वितीय परिकल्पना के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि बोर की द्वितीय परिकल्पना क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय संवेग होता है MVR। वो क्या होता है 2NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, जो अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बोर की तृतीय परिकल्पना, तीसरी परिकल्पना के बारे में। तो बोर की जो तीसरी परिकल्पना क्या होती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है, अगर एक ही कक्षा में अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता रहता है तो उसमें न तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है ना ही अवशोषण होता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं बोर की तीसरी परिकल्पना के बारे में। तो बोर की जो तीसरी परिकल्पना में क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो ना तो इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ना ही अवशोषण होता है। यानी अगर वो एक ही कक्षा में चक्कर लगाता रहता है तो ना ऊर्जा का अवशोषण होता है उत्सर्जन होता है, परंतु अगर वो एक कक्षा से उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में या निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण होता है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण अगर वो कक्षा का परिवर्तन करता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, यानी EN2 = EN1, यानी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो जो ऊर्जा का अंतर होता है वो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन के रूप में प्राप्त होती है Hµ। ये होती है ऊर्जा का उत्सर्जन भी हो सकता है अवशोषण भी हो सकता है। यानी ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और ऊपर से नीचे से अगर ऊपर की कक्षा में जा रहा है तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है तीसरी परिकल्पना का फॉर्मूला। अब इसी बोर की परिकल्पनाओं के अनुसार हम जो इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, जो इलेक्ट्रॉन का वेग और इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, कक्ष की त्रिज्या और ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, वो वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VN। N क्या होता है, वो कौन सी कक्षा में, पहली कक्षा में दूसरी कक्षा में, तो VN = ZE/2E0NH। ये होता है बोर की परिकल्पना का फॉर्मूला वेग का। अगर हम इसमें जो नियतांक है उनका मान रख दिया जाए तो यहाँ से फाइनल जो फॉर्मूला बनता है वो 2.18 × 10⁶ × Zn बनता है। Z क्या होता है, हम कौन से परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं उसका परमाणु क्रमांक, और N क्या होता है वो कौन सी कक्षा के अंदर है। तो अगर उनका मान रख दिया जाए तो हम बता सकते हैं कि उनका वेग कितना है। अब यहाँ देखिए वेगों का अनुपात दिया हुआ है, V1 यानी पहली कक्षा का वेग, V2 यानी दूसरी कक्षा का वेग, तीसरी कक्षा का वेग। तो इनका अनुपात निकाला जाए तो 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3, इस प्रकार उनका वेग का अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बोर की कक्षा की त्रिज्या के बारे में। तो बोर की कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है Rn = N² / Z × 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये होता है बोर की कक्षा का त्रिज्या का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, 2-3 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पर अगर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा की त्रिज्या के बारे में बात करें तो त्रिज्या का अनुपात में प्राप्त होता है 1:4:9, यानी वर्गाकार रूप में हमें अनुपात प्राप्त होता है। अब हम तीसरी बात करते हैं बोर कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में। तो बोर कक्षा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो उसका फॉर्मूला होता है E = -ZE² n² × 13.6 × इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है उनकी जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा की गतिज ऊर्जा। अब यहाँ से Z और N की वैल्यू रखेंगे तो अगर हम पहली कक्षा और दूसरी कक्षा की बात करते हैं तो अनुपात प्राप्त होता है ऊर्जा का 1:1 अनुपात बराबर में 1/4 अनुपात, ये हमें अनुपात प्राप्त होता है। तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार हमें बोर की कक्षा के ऊर्जा, त्रिज्या और वेग की बात की। तो दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में आगे भी और भी बातें, जैसे हम स्पेक्ट्रम श्रेणियों की बात करेंगे, लाइमन, बामर और पाश्चर्य और फंड श्रेणी, इस प्रकार, और हम द्रव्यमान स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार वीडियो में आगे बढ़े रहे और इसका जो सेकंड वीडियो आएगा उसके अंदर हम पूरे के पूरे प्रकाश विद्युत प्रभाव को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।